गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कोशिकीय रूपांतरण सेल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? किसी कोशिकाओं में पाए जाने वाला वह परिवर्तन जो किसी कोशिका के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन करता है तथा इसके साथ ही उस कोशिका के फिनोटाइप में क्या ला देता है? परिवर्तन ला देता है, जिसको क्या कहते हैं? हम कोशिकीय रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रूपांतरण होता है वो कैसे होता है? तो कोई बाह्य कारक का मतलब ये होता है कि बाह्य कारक के रूप में भौतिक कारक हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? रासायनिक कारण हो सकता है, कोई भी वायरस होता है ना। ये जो बाह्य कारक होता है वो एक नॉर्मल जो सेल होती है उसको क्या कर देती है? स्टिमुलेट कर देती है। जैसे ही ये कारक कोई नॉर्मल सेल को स्टिमुलेट कर देती है तो क्या होगा कि उस कोशिका में जो आनुवंशिक गुण होता है उसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, तथा उस कोशिका का जो फिनोटाइप होगा उसमें भी क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिकीय रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई कोशिका में कोशिकीय रूपांतरण होता है तो उसमें नए गुणों का क्या होता है? विकास होता है। और जब कोई कोशिका कोशिकीय रूपांतरण करती है तो उसमें दो लक्षण होता है। पहला लक्षण क्या होता है कि रूपांतरित जो कोशिकाएं होती है ना, उसमें क्या होता है कि उनमें विभाजन की जो क्षमता होती है वो अत्यधिक होती है। ठीक है, अत्यधिक उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाएगी। दूसरा लक्षण क्या होता है कि कोशिकाओं में प्रेजेंट अनेक जैव रासायनिक कारक में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, कोशिकाओं में प्रेजेंट अनेक जैव रासायनिक जो कारक होता है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए कोई भी कोशिका है ना, ये क्या है? हमारा कोशिका है। तो इस कोशिका को को विभाजित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक वृद्धि कारक। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी? एक वृद्धि कारक की आवश्यकता होगी। ठीक, तो कोई भी कोशिका जिसको विभाजित होने के लिए एक वृद्धि कारक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जब कोशिका में वृद्धि कारक पदार्थ प्रेजेंट होगा तभी ये कोशिका जो होती है वो डिवीजन स्टार्ट करती है। लेकिन यदि हम किसी रूपांतरित कोशिका को देखते हैं तो उसमें वृद्धि कारक जो होता है वो नहीं पाया जाता। अर्थात रूपांतरित जो कोशिकाएं होती है वो स्वतंत्र रूप से क्या करती है? डिवीजन करती रहती है, मतलब विभाजन की क्रिया को क्या कर देती है? स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और ये जो रूपांतरित कोशिकाएं होती हैं इन्हीं कोशिकाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोग के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये क्या होता है? नॉर्मल सेल, इसको हम क्या कहते हैं? होस्ट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? होस्ट सेल। ये होस्ट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है ना। और क्या लेते हैं हम? एक वायरस लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एक वायरस लेंगे। वायरस में क्या प्रेजेंट होता है? जीनोम। ठीक, वायरस में जीनोम प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा? ये जो होस्ट सेल होता है उसको वायरस क्या करता है? आगे आएगा, और आगे आने के बाद क्या करता है? इसको अटैक करता है। अटैक मतलब होस्ट सेल को क्या करेगा? ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा कि वायरस का जो जीनोम होता है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ क्या करेगा? चिपकेगा। जैसे ही डीएनए के साथ चिपकता है तो चिपकने के बाद ये कोशिका जो होती है वो क्या हो जाती है? वायरस सेल में क्या हो जाएगी? रूपांतरित हो जाएगी। और जैसे ही रूपांतरित हो जाएगी है ना ये होस्ट सेल, फिर ये क्या करता है? प्रोटीन का क्या करता है? ये प्रोडक्शन करता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक है, ये समझ में आया ना कि एक नॉर्मल जो सेल होती है या होस्ट सेल जो होता है वो कैसे रूपांतरित सेल में कैसे कन्वर्ट होता है कि वायरस का जो जीनोम होता है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ क्या कर लेता है? चिपक जाता है। चिपकने के बाद इसको नॉर्मल होस्ट सेल को किस में चेंज कर देता है? रूपांतरित सेल में चेंज कर देगा। और ये जो रूपांतरित जो सेल होता है वो किसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है? प्रोटीन का प्रोडक्शन करना ये क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि एक वायरस देखते
देखते हैं हम SV14, ठीक। SV14 एक वायरस है, ठीक, जिसमें रूपांतरण की क्षमता जो है वो अत्यधिक पाई जाती है। अब क्यों ठीक है, पाई जाती है। और ये जो SV14 जो वायरस होता है, ये कुछ कोशिकाओं के डीएनए से चिपकता है तथा कुछ कोशिकाओं के डीएनए से ये नहीं चिपकता। तो जिन कोशिकाओं के डीएनए के साथ ये चिपकता है उसको कहा जाता है, उस कोशिका को कहा जाता है नॉन परमिसिव, ठीक, कोशिका कहते हैं। और जिन कोशिकाओं के डीएनए से ये नहीं चिपकता, अर्थात उन कोशिकाओं को ये रूपांतरित नहीं करता, तो उन कोशिकाओं को कहा जाता है परमिसिव कोशिका, ठीक है। तो ये समझ में आया ना। अब क्या होता है, सेल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, कोशिकीय रूपांतरण, इसको समझाने के लिए ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रिफिथ प्रयोग भी कहा जाता है, ठीक है, या ग्रिफिथ प्रभाव भी कहा जाता है ना। तो सेल ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ ने किस में प्रयोग किया, डिप्लोकोकस निमोनिया, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक। तो ये क्या बैक्टीरिया है ना। तो इस बैक्टीरिया को किसमें इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट किया। किसमें इंजेक्ट किया, चूहे में इंजेक्ट किया। तो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सेल ट्रांसफॉर्मेशन को बताने के लिए डिप्लोकोकस निमोनिया, जो एक क्या है, बैक्टीरिया है, जो चूहों में निमोनिया रोग को फैलाता है, तो इसका प्रयोग किसमें किया, चूहों में किया। तो इसके लिए ग्रिफिथ ने इन ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है ना, इसका 2 स्ट्रेन बनाया। एक को कहा जाता है S3 स्ट्रेन कहा जाता है, और दूसरा होता है R2 स्ट्रेन, या इसको और क्या कहा जाता है, विभेद भी कहा जाता है। विभेद कहा जाता है और स्ट्रेन कहा जाता है, आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। बुक में क्या लिखा होगा, विभेद लिखा होगा या फिर स्ट्रेन लिखा होगा, ठीक है। तो अब दोनों में क्या देखते हैं, हम अंतर देखते हैं। तो S3 जो होता है कैसा होता है, उग्र प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। कैसा होता है, S3 बैक्टीरिया जो होता है वो उग्र प्रवृत्ति का होगा। R2 जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है वो कैसा होता है, अनुग्र होता है। कैसा होता है, अनुग्र होता है। अर्थात S3 जो उग्र बैक्टीरिया होता है इसको क्या कहा जाता है, विरुलेंट कहा जाता है, और R2 जो बैक्टीरिया होता है इसको क्या कहा जाता है, नॉन विरुलेंट कहा जाता है, ठीक है, अर्थात अनुग्र होता है। S3 जो स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया होगा ये चूहों में निमोनिया रोग को फैलाएगा, तथा R2 जो बैक्टीरिया होता है वो चूहों में निमोनिया रोग को नहीं फैलाता, ठीक। S3 की जो भित्ति हो, बैक्टीरिया की जो भित्ति होती है वो कैसी होगी, चिकनी होगी, तथा R3 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की जो भित्ति होगी कैसी होगी, खुरदुरी होगी। अब अगला हम क्या देखते हैं, अगला अंतर देखते हैं। तो S3 वाले जो बैक्टीरिया होता है उनमें जो बाहरी जो भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, तथा R2 में प्रेजेंट जो स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया होती है इनका जो आउटर भित्ति होता है वो पॉलीसेकेराइड की नहीं बनी होती, ठीक है। और क्या होता है, S3 में वाली जो बैक्टीरिया की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है, और चारों ओर प्रोटीन का क्या होता है, आवरण होता है। लेकिन आज जो सेकेंड वन में क्या होता है, प्रोटीन का आवरण नहीं होता, ठीक। तो ये क्या था, S3 उग्र बैक्टीरिया, और अनुग्र बैक्टीरिया में क्या देखे हम, अंतर देखे। अब क्या देखेंगे हम, इसका प्रयोग देखते हैं। तो सेल ट्रांसफॉर्मेशन को बताने के लिए ग्रिफिथ ने क्या किया, जो प्रयोग किया है ना, डिप्लोकोकस निमोनिया को क्या किया, ये चूहों में इंजेक्ट किया। तो कैसे इंजेक्ट किया उसे देखें। हमारे पास कितना स्ट्रेन था, 2 स्ट्रेन था। एक स्ट्रेन था S3 और दूसरा स्ट्रेन क्या था, R2 था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो S3 जो स्ट्रेन है जो कि निमोनिया रोग फैलाता है ना, तो इस बैक्टीरिया को चूहे में क्या किया, इंडर कराया।
जैसे ही एस थर्ड बैक्टीरिया को चूहे में इंटर कराया तो ये जो चूहा होता है ये क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। मतलब निमोनिया रोग से ये ग्रसित होगा और ग्रसित होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। दूसरा प्रयोग क्या होता है कि आर सेकेंड स्ट्रेंट वाली जो बैक्टीरिया होता है इसका क्या किया जाता है, इसको भी माइस में क्या करते हैं हम, इंटर कराते हैं। जैसे ही माइस में इंटर कराते हैं तो ये जो चूहा होता है वो कैसा होता है, जीवित होता है। क्यों जीवित होता है, क्योंकि हम जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि आर सेकेंड स्ट्रेन वाली जो बैक्टीरिया होती है वो कैसी होती है, अनुग्रह होती है, अर्थात ये चूहे को निमोनिया रोग से ग्रसित नहीं करता। ठीक। अब तीसरा क्या देखते हैं कि ये जो एस थर्ड स्ट्रेन वाली जो बैक्टीरिया होता है इसको क्या कराएंगे हम, ताप के साथ क्या कराते हैं, इसको गर्म करते हैं। जैसे ही ताप के साथ इसको गर्म करते हैं किसको, एस थर्ड बैक्टीरिया को, तो एस थर्ड जो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। ठीक। जैसे ही मृत होगा तो ये मृत एस थर्ड जो बैक्टीरिया है इसको हम इंजेक्शन से लेने के बाद क्या करते हैं, इसी को माइस में क्या कराएंगे, हम इंटर कराएंगे। जैसे ही इसको माइस में इंटर कराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, तो हमें रिजल्ट के रूप में ये प्राप्त होता है कि चूहा जो होता है कैसा होता है, जीवित रहता है। क्यों चूहा जीवित रहेगा, जबकि एस थर्ड जो है वो क्या था, एक उग्र था, मतलब निमोनिया फैलाता था। लेकिन यहाँ पर चूहा क्यों जीवित हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर एस थर्ड स्ट्रेन की बैक्टीरिया को क्या किए, हम उच्च ताप के साथ क्या किए, गरम किए। गरम जैसे ही किए तो इसकी जो सेल्स जो होती है वो क्या हो गई, डेड हो गई। अब डेड हो गई है ना, मतलब मृत एस थर्ड स्ट्रेन जो प्राप्त हुआ। अब इसको हम माइस में इंटर कराए चूहे में, तो ये क्या है, इसलिए ये जीवित है। अब क्या देखते हैं चौथा एक्सपेरिमेंट। तो चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि आर सेकेंड स्ट्रेन की बैक्टीरिया जो कि अनुग्रह बैक्टीरिया है उसके साथ, ध्यान रखना, आर सेकेंड स्ट्रेन वाली जो बैक्टीरिया है ये अनुग्रह बैक्टीरिया है, इसके साथ हम मृत ताप के द्वारा हीट किए गए, यहाँ पे ताप की जरूर समझ जाना, ताप के द्वारा हीट किए हुए मृत एस थर्ड स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया है ना, इन दोनों को क्या किए, मिश्रण बनाए। मिश्रण बनाने के बाद हम माइस में क्या करते हैं, इंटर कराते हैं। जैसे ही माइस में इंटर कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है कि ये जो माइस होता है, ये जो चूहा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मर जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर मर जाता है। अब क्यों मरता है, तो मेन जो रीजन है वो क्या है, या यहाँ पर ग्रिफिथ का जो प्रयोग था वो क्या है, चौथे नंबर पे ग्रिफिथ का प्रयोग जो होता है वो डिफ्यूजन पैदा कर देता है। क्यों डिफ्यूजन पैदा कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आर सेकेंड अनुग्रह बैक्टीरिया होती है ना, आर सेकेंड वाली जो बैक्टीरिया होती है वो अनुग्रह बैक्टीरिया होती है, और ये जो बैक्टीरिया होता है वो चूहों पर क्या होता है, अप्रभावी होता है, मतलब निमोनिया रोग नहीं फैलाता। ये हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। तथा ताप से जो हीट किया हुआ एस थर्ड वाली जो बैक्टीरिया होती है वो तीसरे नंबर के एक्सपेरिमेंट में चूहों को इंटर कराया था। तो यहाँ पर चूहा क्या था, जीवित था। लेकिन जब दोनों को हम एक साथ क्या कराते हैं, इंटर कराते हैं, तो चूहा जो होता है वो यहाँ पर मर जाता है। तो यहाँ पर चूहा क्यों मरा, तो इसके लिए ग्रिफिथ ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया कि चौथे एक्सपेरिमेंट से प्राप्त जो चूहा था तो इससे क्या लिया, ब्लड सैंपल लिया। ठीक है, इससे क्या लिया, कुछ ब्लड सैंपल लिया और इस ब्लड सैंपल का क्या किया, परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि जो एस थर्ड जो स्ट्रेन वाली जो बैक्टीरिया थी वो इस ब्लड में क्या थी, जीवित थी। ठीक है, क्या थी, जीवित थी। तो इसी का कारण ढूंढने
के लिए इन्होंने इस प्रयोग को किया है ना। और इस प्रयोग में इन्होंने ये बताया कि जो यहाँ चौथे नंबर के प्रयोग में चूहा जीवित क्यों था, क्योंकि यहाँ पर 8 सेकेंड को क्या बना देती है, उग्र बना देती है। कौन उग्र बना देती है, ये जो S3 जो है स्टेन वाली बैक्टीरिया, ये 8 सेकेंड वाली जो अनुग्र बैक्टीरिया होती है इसको क्या कर देती है, उग्र बैक्टीरिया बनाम में ये रूपांतरित कर देती है। ठीक है, इन्होंने इस प्रयोग में ये बताया। तो देखो जो ग्रिफिथ का जो प्रयोग है ना, तो इसमें इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो 8 सेकेंड बैक्टीरिया है वो उग्र कैसे बना, है ना, इसको ये नहीं बता पाया। तो ये जो प्रयोग है ग्रिफिथ का, इस पर अनेक वैज्ञानिकों ने क्या खड़ा किया, विवाद खड़ा किया कि आज के चौथे नंबर के एक्सपेरिमेंट में आपने 8 सेकेंड और मृत S3 दोनों को चूहे में इंटर कराया, तो यहाँ पर चूहा जीवित क्यों नहीं होता, मर क्यों जाता है, और जब मरा तो क्यों मरता है, इसको आपने सही ढंग से नहीं बताया। ऐसे करके अनेक वैज्ञानिकों ने यहाँ पर क्या खड़ा किया, विवाद खड़ा किया। तो कुछ वैज्ञानिक हैं जैसे कि एवरी है ना, एवरी है और MC कॉर्ली है तथा मैकलॉयड जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 8 सेकेंड जो स्टैंड वाली बैक्टीरिया है वो कैसे उग्र बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुई, है ना, तो उसके बारे में इन्होंने विस्तार से अध्ययन किया या बहुत सारा परीक्षण किया और इन्होंने बताया। अभी कैसे बताया उसको हम देख लेते हैं। तो एवरी तथा मैकलॉयड ठीक है तथा कॉर्ली MC कॉर्ली ने क्या किया, देखो चौथे नंबर में जो मरा हुआ क्या था, चूहा था। चौथे नंबर के ग्रिफिथ के चौथे नंबर के एक्सपेरिमेंट में जो मरा हुआ जो चूहा था उससे क्या लिया, ब्लड सैंपल लिया। क्या लिया, ब्लड सैंपल को लिया और ब्लड सैंपल को लिया। फिर उसके बाद इसमें प्रेजेंट DNA, RNA तथा प्रोटीन को क्या किया, अलग करने के बाद और क्या किया इन्होंने कि जो 8 सेकेंड अनुग्र बैक्टीरिया है, ठीक है ना, 8 सेकेंड अनुग्र बैक्टीरिया था वो उग्र में कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या किया, 8 सेकेंड का इन्होंने क्या किया, कल्चर मीडियम में क्या किया, इसका संवर्धन किया और संवर्धन कराने के बाद क्या प्राप्त हुआ, इसका ग्रो किया। ठीक है, ग्रो किया, कल्चर संवर्धन माध्यम में इसका क्या किया, ग्रो किया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा क्या प्राप्त हुआ, 8 सेकेंड प्राप्त हुआ। ठीक, 8 सेकेंड वाली बैक्टीरिया प्राप्त हुआ। अब 8 सेकेंड वाली जो बैक्टीरिया प्राप्त हुआ इसमें ये जो हमें क्या प्राप्त हुआ, DNA RNA प्रोटीन। ठीक, DNA RNA जो प्रोटीन है इसको क्या किया, DNA RNA जो प्रोटीन है उसको इस पर क्या किया, मतलब डाला। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम डालते हैं। जैसे ही DNA RNA प्रोटीन जो है 8 सेकेंड बैक्टीरिया में डालते हैं तो यहाँ पर इन जो एवरी तथा जो साथी वैज्ञानिक है उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उन्होंने ये यहाँ पर निष्कर्ष निकाला कि जो 8 सेकेंड है ना, 8 सेकेंड जो बैक्टीरिया है वो उग्र बैक्टीरिया में कैसे डिवाइड मतलब कैसे परिवर्तित हो जाती है या रूपांतरित कैसे हो जाती है, क्योंकि इसको रूपांतरित करने वाला जो S3 में प्रेजेंट जो क्या था, DNA था, है ना, ये जो DNA था वो क्या करता है, 8 सेकेंड को क्या कर देता है, उग्र बना देता है। ठीक है, तो इन्होंने यही निष्कर्ष निकाला और इस निष्कर्ष को और या इस प्रयोग को और अच्छा बताने के लिए एवरी तथा इनके जो साथीगण हैं उन्होंने एक और प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि देखो यहाँ पर क्या प्राप्त था, मृत चूहे के ब्लड से हमें DNA RNA और प्रोटीन प्राप्त था।
राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा आरएनए को पचाया तथा जैसे ही पचाता है ना, तो इन्होंने क्या देखा कि कोशिका रूपांतरण में या 8 जो सेकेंड होता है जो बैक्टीरिया, उसमें प्रोटीन और आरएनए जब इसका डाइजेशन होता है तो रूपांतरित कोशिका में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही जो डीएनए होता है उसको डीएनए ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एंजाइम जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एंजाइम के द्वारा इसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट कराया जाता है। जैसे ही इसको डाइजेस्ट कराया जाता है तो क्या होता है, जो कोशिका रूपांतरित जो कोशिका होती है, मतलब रूपांतरित कोशिका क्या है हमारे पास 8 सेकेंड है, तो इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन होने लगता है। तो इस प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि ग्रिफिथ का जो लास्ट चौथे नंबर का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें 8 सेकेंड अनुग्रह बैक्टीरिया तथा मतलब मृत S3 जो बैक्टीरिया था उसको माइस में इंटर कराया, जिससे जो चूहा था वो क्या प्राप्त हुआ, मरा हुआ प्राप्त हुआ। तो वहाँ पे वो चूहा क्यों मरा है ना, तो क्यों मरा, क्योंकि एस जो थर्ड है ना, ये जो थर्ड क्या था, बैक्टीरिया था, वो 8 सेकेंड को क्या बना देती है, उग्र बना देती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या होता है, यहाँ पे सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा था, सेल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, जिसमें सेल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रयोग के द्वारा किसने बताया था, ग्रिफिथ ने बताया था। ठीक है, जिसको ग्रिफिथ प्रयोग भी कहते हैं। सेल ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहेंगे हम, कोशिका के आनुवंशिक गुणों में होने वाला परिवर्तन, जिससे कोशिका के फिनोटाइप में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं हम, कोशिका रूपांतरण कहते हैं। और क्या कहा जाता है, सेल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो था क्या था, ग्रिफिथ प्रयोग था। ग्रिफिथ प्रयोग के बाद और क्या क्या प्रयोग हुआ, एवरी तथा मैक्लॉइड तथा कार्ली नामक वैज्ञानिक ने 8 सेकेंड जो अनुग्रह था वो उग्र में कैसे बदला, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास डीएनए प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, डीएनए प्राप्त हुआ। ठीक है, तो लास्ट में इस जो एक्सपेरिमेंट है उसके लास्ट में हमें यही बताना है कि डीएनए जो होता है क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, और ये जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है वो ही क्या करता है कि S3 जो होता है उसमें क्या करता है, S3 जो है उसको 8 सेकेंड में क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, या 8 सेकेंड जो होता है वो S3 में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मतलब 8 सेकेंड जो है वो उग्र बैक्टीरिया में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है।